जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर 22 को लेकर आए हैं। यानी आज का क्लास आप लोग के बीच में 22वें नंबर का होगा। वैसे प्रश्नों को चुना जाता है दोस्तों यहाँ पर, जो कि हर एक एग्जाम में कहीं न कहीं जरूर पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जा आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन पहला महमूद गजनवी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। यानी जो अल-बरूनी था वो किसके शासनकाल में इतिहासकार बनकर आया था? अल-बरूनी तो ये महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। और इसकी किताब जो फेमस है वो किताब उल हिंद, किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद, तारीख उल हिंद इसकी किताब है। यानी अल-बरूनी किसके शासनकाल में आया था? तो महमूद गजनवी। किताब इसकी किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? अल-बरूनी। तारीख उल हिंद किसकी पुस्तक है? अल-बरूनी। तो इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी। नेक्स्ट देखिएगा, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था और यह गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश या इसी का नाम दास वंश भी है। दास वंश का संस्थापक माना जाता था। किसने एकतादारी प्रथा चलाई थी? तो यहाँ ई है, तो ई से इल्तुतमिश यानी एकतादारी प्रथा चलाने वाला इल्तुतमिश था। आपको याद करने का ट्रिक जो होगा, ई से एकतादारी, ई से इल्तुतमिश ने चलाया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? यानी मोढेरा में है वो सूर्य मंदिर है और किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितनी तरंग है? यानी जो राजतरंगिणी है वह पुस्तक कल्हड़ लिखा था, कल्हड़ द्वारा रचित है। और राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में है? तो राजतरंगिणी। और इसमें कुल कितने तरंग होते हैं? तो कुल 8 तरंग होते हैं। यानी राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखा? कल्हड़। जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में है? राजतरंगिणी। 8 तरंग किसमें है? तो राजतरंगिणी में। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। ऑप्शन ए टीन और निकिल, ऑप्शन दूसरा लेड और लोहे, ऑप्शन सी निकिल और लेड, ऑप्शन डी टीन और लेड। यानी जो फ्यूज है उसके बारे में कहा जा रहा है कि फ्यूज किसका किसका मिश्रण होता है। तो जो फ्यूज होता है ये ऊष्मी प्रभाव पर आधारित उपकरण है। ऊष्मी प्रभाव पर आधारित उपकरण है। अब फ्यूज किससे किससे मिलकर बना है? तो हो जाएगा आपका शीशा यानी लेड और टीन से मिलकर बना है। पीबी से शीशा हो जाएगा लेड, आईएसएन से टीन हो जाएगा। यानी इससे मिलकर यह बना है। अब फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
और फ्यूज जो होता है इसका प्रतिरोध उच्च माना जाता है और गलनांक निम्न रखा जाता है। प्रतिरोध उच्च और गलनांक जो होता है वो निम्न रखा जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों टीन और लेड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है आपका है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलो को के से और वाट को डब्ल्यू से और घंटा हावर से दर्शाया जाएगा। और यह जो इकाई है यह ऊर्जा की इकाई या कार्य की इकाई है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए रेगुलेटर का प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो विद्युत प्रतिरोध को जो मापता है वो होता है ओम, यानी विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला ओम है। नेक्स्ट देखिएगा, डायनमो एक मशीन है। तो डायनमो जो एक मशीन है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य डायनमो करती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो जो बिजली का जो बल्ब है उसका फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो ये टंगस्टन से बना होता है। और बिजली के जो बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो आपकी आर्गन व नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामीन है। साइनोकोबालामीन। और इसी में विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कोबाल्ट धातु पूछा जाएगा किसमें पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। और साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम आपका फॉलिक अम्ल है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। अमीर खुसरो किस शासन के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। यानी जो अमीर खुसरो थे वो किस शासन के दरबारी कवि थे? तो जो अमीर खुसरो थे, इनका जो जन्म हुआ था, जन्म एटा में हुआ था, उत्तर प्रदेश। एटा, और एटा कहां पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। अमीर खुसरो जो दरबारी कवि था वो अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। और इसे भारत का तोता के नाम से जाना जाता था। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को, या तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। तूतीय हिंद के नाम से अमीर खुसरो जाना जाता है। और यही अमीर खुसरो जो है वो सितार का जनक भी माना जाता था। सितार का जनक
कौन है? तो अमीर खुसरो है। यानी अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था एटा उत्तर प्रदेश में। अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का, और इसे भारत का तोता भी कहा जाता है, तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है, और यह सितार का जनक माना जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो घटना थी वो मृत्यु की घटना कही गई। मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण हुई कहलाई, और यह कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में मृत्यु की घटना हुई थी। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन जो थे इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था मूल नाम। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे। मोहन राय ये भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट देखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। दयानंद सरस्वती, और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग माने जाते थे। पांडुरंग, और इसकी स्थापना प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद नंद जी को माना जाता है, और स्वामी रामकृष्ण जो गुरु थे, इनके गुरु तो रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस। परमहंस किसके गुरु थे? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई, और यह राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की भी स्थापना किए थे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? तो आपको बताना होगा 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किए थे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4। ए आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी ओडिसी। एकल नृत्य, एकल नृत्य का क्या मतलब? वैसा नृत्य यानी जो नृत्य, जिस नृत्य में केवल एक महिला या केवल एक पुरुष नाचता हो या नृत्य करता हो उसे एकल नृत्य कहते हैं, जो कि जोड़ों के विपरीत माना जाता है। तो एकल नृत्य का में नहीं है। भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी भी है, मोहिनीअट्टम भी है। ओडिसी जो है वो आपका एकल नृत्य नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का माना जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। और ओडिसी उड़ीसा का ही है। और भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं।
शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल 8 है, जिसमें ओडिसी आपका एकल नृत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो ये आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और ये कहां की है नृत्य? तमिलनाडु की, तमिलनाडु की भरतनाट्यम मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा है, 6 शास्त्रीय भाषा है। और इसका जो ट्रिक होगा, शास्त्रीय भाषा का जो ट्रिक होगा वो आपका संस्कृत का ओयम पढ़कर टीटी बन गया, टीटी बन गया। ये आपका ट्रिक होगा। इसमें आपका संस्कृत से जो आया है वो आपका एक संस्कृत शास्त्रीय भाषा ही होगी। का से, इसमें का आया है ट्रिक में, तो का से कन्नड़, कन्नड़ भी एक शास्त्रीय भाषा है। ओ आया है, ओ से उड़िया, यम आया है, यम से मलयालम, मलयालम। इसमें टी आया है, तो टी से तमिल, और एक टी आया है तो टी से तेलुगु, तेलुगु। ये आपकी संस्कृत, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ये आपकी कुल 6 शास्त्रीय भाषा हैं। सबसे पुरानी पूछेगा, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन है? तो आप तमिल बताएंगे। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है, और सबसे नई जो है शास्त्रीय भाषा आपकी उड़िया है। सबसे नई जो है वो आपकी उड़िया है, नई शास्त्रीय भाषा है। और इसे मान्यता कब मिला था? तो 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। यानी सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तो तमिल, सबसे नई शास्त्रीय भाषा उड़िया, जो कि 2014 में इसे भाषा का दर्जा देकर मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। तो गरीबों की कथकली के नाम से ओट्टन तुल्लम जाना जाता है, ओट्टन तुल्लन जाना जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है? तो मुखौटा का जिसमें प्रयोग किया जाता है वो कथकली है, कथकली। और कथकली कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपकी केरल की है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य जो है वो केरल राज्य से संबंधित है, यानी केरल में कथकली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 ए रहा आपके स्क्रीन पर। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 9। तो यानी नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग किसमें उल्लेख किया गया यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो ट्रिक होगा दोस्तों वो होगा, सनम ने मिस किया, सनम ने मिस किया, मिस किया, और इससे ही
आपके महत्वपूर्ण जितने भी भाग होंगे वो आपके इस इसमें आ जाएंगे। तो आपका हो जाएगा स, यानी जो स होगा उसका मतलब संघ, यानी भारत एक राज्यों का संघ है। भारत जो है, भारत राज्यों का संघ कहा जाता है, राज्यों का संघ है। और न से हो जाएगा नागरिकता, नागरिकता। और म से हो जाएगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और ने से हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। मी से हो जाएगा मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। और स से हो जाएगा संघ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे संघ आए हैं, एक भारत राज्यों का संघ होगा और एक संघ आपका राष्ट्रपति से संबंधित होगा, जो कि संसद से संबंधित कहे जाते हैं। तो जो संघ है वो भाग 1 में रखा गया है, यानी भाग 1 में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि उसमें संघ है। नागरिकता किस भाग में है, तो भाग नंबर 2 में हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, जिसके जरिए से बताना आप लोग को आसानी होगा। नीति निर्देशक तत्व किस में है, तो भाग 4 में है। मूल कर्तव्य किस में है, तो भाग 5 में है, सॉरी भाग 4 का क में है। और संघ किस में है, तो भाग 5 में है। यानी इस ट्रिक को याद रखिएगा, इस ट्रिक के जरिए आप लोग को जितने भी भाग होंगे 5 से नीचे आप मार देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, तो देख लीजिए नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, तो इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4। और नीति निर्देशक कहां से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को हम संविधान में लिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान की कौन सी भाग में पंचायती राज का प्रावधान है, तो पंचायती राज जो है वो संविधान के किस भाग में बोला गया है, तो पंचायती राज भाग 9 में है। और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज माना जाता है। और यह पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का है। और लागू कब हुआ था, तो लागू आपका हुआ था 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। पंचायती राज किस भाग में रखा गया है, तो भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक 73वां संविधान संशोधन किस अधिनियम द्वारा, तो 1992 अधिनियम द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था गणना की गई। लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993। संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें नगर पालिका संबंधित है, तो जो नगर पालिका है वो भाग 9 का क में ही है। और अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान संशोधन किस भाग में है, तो जब भी संविधान संशोधन आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा भाग 20 में है। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया मानी गई है। और संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, तो यह आपका दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो मूल कर्तव्य जो है आपका भाग 4 का क में है। और अनुच्छेद
अनुच्छेद 51 का क में आप लोग मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अब वर्तमान में मूल कर्तव्य, वर्तमान में जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य आपकी 11 हो चुके हैं। और मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से मूल कर्तव्य को लिया गया है।